Hello guys, welcome to the course Electromechanical Systems. So first we will discuss some of the basic terms which will be utilized. So first we start with the electromagnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखें, एक तो होता है मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट है, उसमें नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है, उसमें से कुदरती शुआएं निकल रही हैं, नॉर्थ पोल्स और से निकल के साउथ पोल में जा रही हैं, वो कुदरती हैं। लेकिन एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, क्या है, कॉइल है, उसमें अगर आप उसको सप्लाई देंगे तो उससे जो मैग्नेट पैदा होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कॉइल की मदद से भी आप मैग्नेट पैदा कर सकते हैं। एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, जैसे डीसी मोटर होगी ना, हम आगे पढ़ेंगे भी, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, उसमें परमानेंट मैग्नेट एक लगा हुआ है, उसके अंदर लगे होते हैं, कभी मोटर खोल के देखा है, उसमें कुछ निकलते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट, वो मटेरियल ही वैसा है। लेकिन सारी मोटरों में परमानेंट मैग्नेट्स नहीं होते, कुछ में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। खुद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट खुद पैदा करते हैं, मैग्नेटिज्म खुद ही पैदा करते हैं। तो हम इट इज पॉसिबल टू क्रिएट मैग्नेटिज्म मैनुअली, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। ओके, तो branch of physics involving the study of electromagnetic forces or the interaction between electric and magnetic forces is known as electromagnetism. Electrical machines work on the principles of electromagnetism. तो ये देखें, आपके पास ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है, एक मैग्नेट को दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हम एक्सपेरिमेंट भी करते थे, पेपर पे बनाते थे बाकायदा, कैंपस के साथ ना पेपर पे बनाया करते थे। मेरे पास ये सारा सामान मैंने खरीद के अपने घर में रखा हुआ था, मुझे अभी तक याद है, एफएससी के दौर में मेरे घर में लैब होती थी, प्रिज्म होते थे मेरे पास, और वो जो स्केल्स होती थी, और जो भी लैब्स उस वक्त हम करते थे, वो मैंने अपने घर में लैब पूरा सेटअप बनाया हुआ था। चलिए हाँ, तो ये जनाब नॉर्थ पोल से निकल के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपकी साउथ पोल में एंटर हो रही हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फाई, फाई, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, आगे चलते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। फिर लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होंगी। लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म इंडिविजुअल क्लोज लूप्स अराउंड द मैग्नेट, ठीक है। लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ डेफिनेट डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लाइंस ऑफ फोर्स दैट आर क्लोज टुगेदर इंडिकेट आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स करीब करीब हो जाएंगी, जैसे सोलेनोइड के अंदर होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है आपकी, ठीक है। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के सामने लाओगे वो रिपेल करेंगे, हाँ, नॉर्थ को साउथ के साथ सामने लाओगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे यहाँ पे देखें, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, इसमें देखें कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही है, नॉर्थ से निकली और साउथ में चली गई, ठीक है। तो ये आपकी जिसको कहते हैं ना कि अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और अगर आप नॉर्थ के सामने नॉर्थ ले आओगे तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। ये रिपेल, यहाँ पे देखें अट्रैक्ट है लेफ्ट पे, और राइट पे क्या है, रिपेल। अट्रैक्शन एंड रिपेल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। अच्छा, नेक्स्ट टर्म आती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ। मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ, या ये वाला एफ इसका सिंबल है। इन सर्किट थ्योरी ईएमएफ ड्राइव्स करंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी ईएमएफ जो होती है V इक्वल टू आई आर, ऐसे ही ना, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे क्या है कि सिमिलरली एमएमएफ ड्राइव्स द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, एफ जो एफ है बेसिकली एमएमएफ, उसको इट इज इक्वल टू एन इंटू आई, एन इंटू आई। एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या चीज़ है, जो उसमें करंट है, तो इसका यूनिट क्या बन जाएंगे, एम्पेयर टर्न। देखें एम्पेयर टर्न्स 80, एम्पेयर इंटू टर्न्स, ये इसके यूनिट हैं ये एफ के। अब ये देखें, जैसे ये आपके पास एक कॉइल है, उसमें करंट आपने आई पास करवाया और उसकी टर्न्स एन है, तो एफ इज इक्वल टू एन आई, एफ इज इक्वल टू एन आई। ये मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूँ क्योंकि ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, यूज भी होंगे। तो इसका सिंबल जो है, यानी एफ इज इक्वल टू एन आई। अच्छा, उसके बाद आती है नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एमएमएफ, ठीक है। वो क्या चीज़ है जी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर्स द एमएमएफ एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट, यानी जो पॉइंट उसको एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितना कर रहा है। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे कि एफ ओवर एल, यानी पर यूनिट लेंथ, लेंथ से आप डिवाइड कर दें, लेंथ जो है इसमें ये जो कंडक्टर की जो लेंथ है इसकी बात कर रहा है, यानी ये पॉइंट में आ जाएगा ना, एक्सपीरियंस बाय पॉइंट, एक पॉइंट जो एक्सपीरियंस कर रहा है ये उसकी आ जाएगी।
तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय मीन लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ यानी F ओवर L, और L को हम फर्दर कर सकते हैं, कितना बन जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर। देखें ये आपका एक रेडियस सर्कल बन रहा है ना आपका, तो इसके रेडियस कितना बन रहा है आर, ठीक है। एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं इसको तोड़ देता हूं सर्कल को, इसको मैं सीधा कर लेता हूं, सर्कल को बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेता हूं, तो वो कितनी लेंथ बनेगी, ठीक है, वो 2 पाई आर बनेगी, सरकमफेरेंस कहते हैं ना इसको। तो 2 पाई आर, तो एन आई ओवर 2 पाई आर, एन इंटू आई ओवर 2 पाई आर, उससे डिवाइड कर देंगे तो वो पॉइंट वाली आ जाएगी, एक पॉइंट को कितना एक्सपीरियंस कर रहा है वो, ठीक है। तो डेट इज एन आई ओवर 2 पाई आर, इसको मैं लिख देता हूं इधर, एच इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ओवर एल एन आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है, एन आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है। एम्पेयर टर्न पर मीटर, क्योंकि आर का यूनिट हम ऐसा यूनिट्स में रहेंगे तो वो पर मीटर है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं जी मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स मींस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा ये याद रखना है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दुनिया के हर हिस्से में से गुजर जाती हैं, चाहे लकड़ी हो चाहे एयर हो, हर चीज से पास कर जाएगी, लेकिन उसको भी रेजिस्टेंस फील होगी। जैसे करंट को रेजिस्टेंस फील होती है ना, कंडक्टर से बड़े आराम से पास कर जाता है, इसी तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कुछ चीज़ों से बड़ी इजीली पास कर जाती हैं, ठीक है। जैसे आयरन की होगी चीज़ें, उसमें से बड़ी आराम से पास कर, लेकिन कुछ चीज़ें जिसमें ज़रा फंसा के पास कर, लेकिन कर जाती हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। फाई इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through a specified area in a magnetic field. Mathematically, it is written as phi is equal to b vector dot a vector b into a cos phi, यानी b जरब a cos phi। जैसे डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना आपने, एक वेक्टर आपका a है, ठीक है, दूसरा वेक्टर आपका क्या है b है, और उसमें एंगल है थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है b इंटू ए कॉस थीटा, यानी ए वाला कॉस थीटा, बी इंटू ए कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस ऑफ थीटा, सही है। तो ये चीज यहाँ पे यूज हो रही है डॉट प्रोडक्ट, यानी अच्छा ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या होगा आपका, थीटा क्या होना चाहिए, थीटा जीरो होगा, तो उस सूरत में ये मैक्सिमम है। और इसमें आपका जो है वो मिनिमम कब होगा, 90 पे ये मिनिमम होगा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इसमें जो अब देखें यूनिट एरिया वेक्टर, इसमें देखना होगा कि यूनिट एरिया, जो एरिया का, एरिया से जो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर निकलता है, ये उसके साथ प्रोडक्ट खा रहा है, ठीक है। देखें अगर अगर ये बिल्कुल वर्टिकल हो, ठीक है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड है बी, और एरिया बिल्कुल वर्टिकल है, तो इसका एन यूनिट वेक्टर भी बी के अलाइन हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। यानी इस एरिया से जो ऊपर को निकल रहा है ना वर्टिकल, वो है बेसिकली इसका यूनिट वेक्टर, उसके साथ डॉट खाना है इस बी वेक्टर के साथ, सही है। अब इस केस में देखें ये मैक्सिमम होगा, और अगर मैं इसको यूं कर दूं, बिल्कुल फ्लैट कर दूं, तो इसका यूनिट वेक्टर ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और बी इधर को हो जाएगी, जावी का आ जाएगा 90 का, तो फिर ये जीरो हो जाएगा, सही है। तो ये बेसिकली है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी एंड यूनिट वेक्टर एरिया ए वेक्टर। अच्छा जी, अब जैसे ये देखें डायग्राम के, इसमें बिल्कुल सामने आ गई है प्लेट, बिल्कुल सामने, तो इसका वेक्टर जो होगा एरिया वाला का वेक्टर बिल्कुल पैरेलल में आ जाएगा बी के, ठीक है। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स है आपका, जब अगर ये पैरेलल आप इसको फ्लैट कर दें इस प्लेट को, तो इसका जो वेक्टर, इसका जो एरिया का जो यूनिट वेक्टर होगा वो ऊपर चला जाएगा, और बी इधर को है, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 का, तो जीरो हो जाएगा फ्लक्स। अच्छा जी नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी इज डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी बी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और इसके यूनिट क्या होंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू 5 ओवर ए, यहाँ से हमने इसको देख लिया। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज अ वेक्टर फील्ड दैट डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट्स and magnetic materials, whereas magnetic flux is the total number of magnetic field lines passing through a closed surface, ठीक है। मैग्नेटिक
देखें, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज अ वेक्टर फील्ड दैट डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, वेयर एज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, यानी टोटल मैग्नेटिक लाइंस को जो अगर आप जमा कर दें तो वो आपका क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज इज द मैग्नेटिक फ्लक्स रनिंग थ्रू और लिंक टू अ कॉइल इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। अब फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, लैम्डा क्या चीज है, फ्लक्स लिंकेज। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू एन फाई, लैम्डा इज इक्वल टू एन इंटू फाई, लैम्डा इज इक्वल टू एन फाई। अब जैसे अब इसमें देखें टर्न्स कितनी है, जरा काउंट करें, एक, दो, तीन, चार, चार टर्न्स है ना इसमें, तो एन फोर हो गया, फोर इंटू फाइव, लैम्डा इज इक्वल टू फोर इंटू फाइव। ऑल ऑफ द above डिफाइंड क्वांटिटीज आर स्केलर एक्सेप्ट बी एंड एच, बी भी वेक्टर है और एच भी वेक्टर है, इसके अलावा बाकी सारी क्या है, स्केलर है। अब उसका हम समरी देख लेते हैं। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एमएमएफ, इसका सिंबल क्या है, एफ, एम्पेयर टर्न्स, ठीक है, और एम्पेयर टर्न्स और इसकी इक्वेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एन आई, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एच, एम्पेयर टर्न पर मीटर, तो एच इज इक्वल टू एन आई ओवर एल, पाथ लेंथ तो इन मीटर्स, फ्लक्स डेंसिटी है जी बी टेस्ला, और बी इज इक्वल टू म्यू एच, परमिएबिलिटी म्यू, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट। अब ये किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी क्या है कि उसमें से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स परमिसिबल है इजीली, ठीक है, परमिएबिलिटी। तो अब इसमें देखें, म्यू म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट, म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, और म्यू नॉट ये एयर का, ये उसका है अपना वैक्यूम फ्री स्पेस, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ h by m is the free space, permeability of the free space. Flux phi is equal to ba, a is the cross sectional area in square meters, lambda क्या है आपका फ्लक्स लिंकेज है, दैट इज इक्वल टू एन फाई, और इंडक्टेंस एल दैट इज इक्वल टू लैम्डा ओवर आई, ठीक है, या एन स्केयर ओवर आर, ये आगे हम देखते हैं कि ये आर क्या चीज़ है, रिलक्टेंस, ठीक है, तो रिलक्टेंस आर आ गई, आर इज इक्वल टू, देखें रेजिस्टेंस पढ़ी ना आपने, रो एल ओवर ए, रेजिस्टेंस क्या होती है भाई, देखो रो एल ओवर ए, रो क्या चीज है, रेजिस्टिविटी, एल क्या चीज है, उसकी लेंथ, के अगर एक इसको इस तरह समझाते हैं, देखें एक गली है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है तो वो रेजिस्टेंस उसकी बढ़ गई, और एरिया अगर गली का एरिया बहुत तंग है, तंग गली है तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, एरिया ज्यादा तो खुली गली है, रेजिस्टेंस कम हो गई। आगे बात समझ, तो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है, वही चीज इधर लग रही है कि आर, ये वाला जो आर है, इट इज इक्वल टू एल ओवर ए, अब रो की जगह इसमें क्या आ गया, वन ओवर म्यू आर म्यू नॉट, बस ये इसमें कांस्टेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है। अगेन ये मैग्नेटिक है, वो इलेक्ट्रिक है, ये मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस जिसको रिलक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। मल्टीपल रिलेशंस कैन बी डेवलप्ड बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज यूजिंग इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल जैसे अब ये देखें ना, एल इज इक्वल टू जैसे मैं करता हूँ, ये एल इज इक्वल टू लेमडा आई, और लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं, एन फाई ओवर आई, एन फाई, फाई को क्या लिख सकते हैं, बी ए, ऐसे ही है ना, ओवर आई। अच्छा, और फर्दर इसको कर दें स्प्लिट, बी इज इक्वल टू म्यू एच ए ओवर आई, बी इज इक्वल टू म्यू एच, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, वो देखें आगे कर दिया, और एच का फार्मूला पुट कर दें, ये जो ऊपर लिखा हुआ था, देखें एन इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है, एच क्या होगा, एच आपका होगा एन आई ओवर एल, एन आई ओवर एल, ठीक है, साथ में ए ओवर, नीचे क्या चीज़ है, नीचे आई है, ठीक है। अच्छा, और इसमें आगे चलें, और क्या हो सकता है जी, इसमें कोई कटिंग हो रही है, आई आई से कट गया, ठीक है, तो क्या बच गया पीछे, ये देखें एन दो बार आ गया, एन एन स्क्वायर हो गया, तो एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए ओवर एल, ठीक है। तो ये देखें, ये मतलब पुट करते जाएं चीज़ें और एक नया फार्मूला आपके पास आ जाता है। कहीं हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, कहीं ये कर रहे होंगे, कहीं ये वाला, इस तरह से रिलेशन यूज़ करेंगे, मतलब कुछ क्वांटिटीज गिवन होगी, कुछ निकालनी होंगी, तो इन फार्मूलों की मदद से हम उसको निकाल सकते हैं। अच्छा जी, रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड बी इन फ्री स्पेस, द परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल is a measure of its ability to support a magnetic field within itself. The magnetic flux density B is directly proportional to the magnetic intensity in a vacuum. ये क्या कह रहा है बेसिकली, देखिए B is equal to mu h, ये वाला फार्मूला, B is equal to mu h, ठीक है, B is equal to
म्यू एच। अभी हम देखते हैं इसको कैसे हमने पढ़ना है, कोई ग्राफ दिखाता हूँ। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच फॉर द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के अंदर ये फार्मूला होगा, और मटेरियल के अंदर क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू एच, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच। सही है, यानी म्यू चेंज हो जाएगा ना, फ्री स्पेस में म्यू नॉट है ना, लेकिन कोई अगर मटेरियल आ जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, म्यू हो जाएगा। म्यू क्या होगा, म्यू आर ज़रा म्यू नॉट। सही है, यानी ये रेफरेंस है बेसिकली फ्री स्पेस। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4/10⁻⁻⁷। अच्छा ये ग्राफ देखें, ये लीनियर इक्वेशन ही बनती है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स करके लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें आप देखें एच आपका एक्स एक्सिस पे है और बी आपका जो है वो वाई एक्सिस पे है। इसको ये मिली टेस्ला में, और ये आपका एम्पेयर पर मीटर। 200 पे मुझे बताओ बी कितना है, 200 का पढ़ना मुश्किल है, 400 पे बताओ। 400 एच है तो 0.5 आपका मिली टेस्ला बी है। आगे पढ़ना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये स्लोप निकाल दो इस लाइन की, यानी म्यू निकालें, वो कैसे निकालोगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई ये ले लो 0.5 तकसीम डेल्टा एक्स कितना है 400, तो ये इसका स्लोप निकल आएगी। अच्छा ये स्लोप हर डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होती है। सही है, वही म्यू है, डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट होगी। तो किसी की लाइन यू होगी, किसी की लाइन यू होगी, किसी की लाइन यू होगी। सही है, थर्मोकपल्स में भी इस तरह ही होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की थर्मोकपल्स होती हैं। इंशाल्लाह जब आप आईपीसी पढ़ोगे उसमें सारी चीज़ें, और ये इंडस्ट्री में हम यूज़ करते थे कि कौन सी थर्मोकपल है, इतने टेम्परेचर पे इसकी कितनी रेजिस्टेंस आ रही हो, ये सारी ये, लेकिन ये उस वक्त बातें बता, अभी नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। तो एच और बी, ठीक है, 800 कर दिए तो उस पर आपको 1 मिल रहा है। लीनियर है ना, 400 पे 0.5 है, 800 पे 1 होगी, डबल होगी, लीनियर है। यहाँ पे ये लीनियर है। सही है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सच एज पेपर, कॉपर, रबर एंड एयर हैव BH curve identical to vacuum shown in figure 1.8. BH curve of the magnetic material, the BH curve or the magnetizing curve is a graph plotted between magnetic flux density B and magnetizing force H. The BH curve indicates the manner in which the magnetic flux density varies with the change in magnetic force, magnetizing force। ये देखें आप, ये नॉन लीनियर है, इसको कहते हैं नॉन लीनियरिटी। कास्ट आयरन ये कुछ हद तक लीनियर है, ठीक है, लेकिन आप ये देखें ये बड़ा लीनियर है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा स्लो है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तेज़ हो जाता है। ये नॉन लीनियर होता है ना, मतलब 1 + 1 = 2, ये लीनियर है, बट 1 + 1 = 2.5 नॉन लीनियर, 1 + 1 = 1.5 नॉन लीनियर। सही है, तो ये देखें ये नॉन लीनियर है ये आपका, ठीक है, ये भी नॉन लीनियर है। ये शुरू में बहुत फास्ट है, ये देखें इतने पे चेंज पे, इतने डेल्टा एक्स पे कितना ह्यूज डेल्टा वाई है, ठीक है, ये शुरू में बहुत फास्ट है, लेकिन ये बाद में जाकर स्लो हो जाता है। शुरू में पता चल 4 GPA ले लिया शुरू के सेमेस्टर में, एंड पे जाकर ठूस, ठीक है, तो नॉन लीनियर या शुरू में ज़रा कम ले लिया, उसका ज़्यादा नुकसान होता है। शुरू का GPA बहुत मैटर करता है, शुरू के सालों का, शुरू के 2-3 सालों का GPA वही आगे चलता है। तो इसलिए शुरू के जो सेमेस्टर्स हैं ना, शुरू के ये जो पहले 2-3-4 सेमेस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका GPA बनना होता है, वही चलता है एंड तक। ठीक है, तो अभी से कोशिश करें, अगर थोड़ा सा कम है तो अभी से इम्प्रूव कर लें इसको, एंड वाले सेमेस्टर में कोई नहीं खास इम्प्रूव होता। अच्छा जी, तो B इज इक्वल टू म्यू एच, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एच, वेयर म्यू आर इज द relative permeability of the material and it varies with H। ठीक है, the actual flux density produced in a piece of material is thus given by the product of two terms, H representing the efforts exerted by the current to establish a magnetic field, mu represents the relative ease of establishing a magnetic field in a given material। ठीक है, अच्छा, determining the relative permeability mu r, relative permeability of a material is the ratio of the flux density in the material to the flux density produced in the vacuum under the same magnetic field intensity H। अच्छा जी, अब जैसे इसमें हम देखते हैं कि म्यू आर इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट एच, ये फार्मूला था ना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच, तो म्यू आर क्या होगा, बी ओवर म्यू नॉट एच। म्यू नॉट क्या था, 4π10⁻⁷, वो इसमें पुट करो तो 1 ओवर 4π10⁻⁷ करो तो तकरीबन वो ये आता है, ये 8 लाख आता है, यानी 7,99,000 करके कुछ आता है, तकरीबन 8 लाख के करीब आता है फार्मूला। तो अब देखें, द BH curves of the various materials is shown below in the figure, determine the relative permeability for these materials in a flux intensity of 3000। यार ये देखो, अब कितने मटेरियल आपके सामने है शो हो रहे हैं, एक एयर है, दूसरा आयरन है, तीसरा क्या है, स्टील।
अब एच कितना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितने, 3000, ये 3000। इस पे देखो ये कितना है, बी बड़ा कम है इसके ऊपर, बहुत कम है बी, ठीक है, वो काफ़ी कम है इसके ऊपर। पॉइंट इसका भी आप 0.02 के करीब तकरीबन ना कह लो, अगर 0.2 का 0.1 होता है ना, और ये 0.02 के करीब करीब आता है। अच्छा, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा है, देखें इस पे 0.6 से थोड़ा सा कम है, और 3000 के ऊपर। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, 1.5 के करीब करीब है। तो अब आपके पास एच भी आ गया, बी भी आ गया, और उसको आपने उस फार्मूला में पुट करना है, वो जो ऊपर फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है ये, बी ओवर एच, और उसको फिर 8 लाख से ज़रा भी देनी। 8 लाख कहाँ से आया, ये 1 ओवर वो है, 1 ओवर क्या था वो, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो जो म्यू नॉट, सॉरी 1 ओवर म्यू नॉट। तो करके देखते हैं जी। फॉर स्टील एच इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू 0.8 मिलियन, यानी 8 लाख, इंटू बी ओवर एच 1.5, ये 1.5 आ रहा है, हाँ जी 1.5 ओवर एच, एच कितना है जी 3000, तो ये 400 आता है स्टील का। आयरन का कितना आता है जी 0.6, हाँ ये देखो 0.6 आ रहा है, 0.6, इससे कम ही है वैसे तो, 0.6 ओवर 3000 160 आ रहा है, इससे भी कम, यानी स्टील का ज़्यादा अच्छा है, स्टील की परमेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, स्टील इज़ बेटर फॉर दी मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो, स्टील बेटर है। अच्छा जी, आयरन की उससे कम, और एयर की ज़रा कम है, कितनी आ रही है एयर की, बी ओवर एच तकरीबन 13.3 आ रही है। तो इट मीन्स दैट स्टील हैज़ 400 टाइम्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू फ्री स्पेस एट एच इज इक्वल टू 3000 एम्पेयर टर्न पर मीटर। सही है, फ्री स्पेस से बेहतर क्या है, यानी इससे बेहतर ये और इससे बेहतर ये, फ्री स्पेस से बेहतर आयरन और आयरन से बेहतर स्टील फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सही है। अच्छा जी, अब रेजिजुअल फ्लक्स क्या चीज़ होती है, उस पर हम बात करते हैं कि रेजिजुअल फ्लक्स क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ तक करते हैं। अच्छा जी, रेजिजुअल फ्लक्स क्या होते हैं कि मेटल्स दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन कैन बी मॉडल्ड एज बीइंग कंपोज्ड ऑफ मैनी मॉलिक्यूलर साइज मैग्नेट्स, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट्स आर नॉर्मली रैंडम, यानी उसके मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली पड़े हैं, गिरे पड़े हैं, कोई किसी पे उधर उधर मुंह है इनके, ऐसे ही बस ऐसे ही रैंडम पड़े हुए। हाँ, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो जिसमें डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ ये साउथ है, तो उसमें फिर सारे सीधे हो जाते हैं। अटेंशन, समझे ना बात को, उस तरह सारे सही हो जाएंगे। तो metals that have a strong magnetic attraction can be modeled as being composed of many molecular sized magnets. Orientation of the magnets are normally random, यानी ये देखिए एक मैग्नेट्स हैं, आप इसके मैग्नेट्स, और ये रैंडम पड़े हुए हैं। बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस पर अगर जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जैसे ये कंडक्टर है ना, आप इसमें देखें ये इस तरह की अगर आप लगाएं मैग्नेटिक फील्ड, देखें ये होता है आउट ऑफ द पेज डॉट, और ये क्रॉस होता है इनटू द पेज, ऐसे। तो ये जो राइट हैंड रूल है उसमें ये आपका थंब क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन होगी। ऐसे आप इस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे यूं, तो फिर ये उसके मुताबिक अलाइन हो जाएंगे ऐसे। ये देखें जैसे यहाँ पे आपने अप्लाई किया, और ये देखें सारे इसके मुताबिक सेट हो गए, यानी इस तरफ की डायरेक्शन है ना, तो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पे आएगी, तो ये बिल्कुल इसके मुताबिक अलाइनमेंट होगी, इस फाई के अकॉर्डिंगली ये सीधे हो गए, बिल्कुल सीधे हो गए भाई, सीधे सीधे हो जाओ, सही है। तो the molecular size magnets will align themselves with the external field. When the external magnetic field decreases, the magnetic domains tend to retain their original orientation. ये आपने इसको हटा दिया, आपने फील्ड उड़ा दी, खत्म कर दी, तो क्या ये दोबारा ऐसे हो जाएंगे? नहीं, ये दोबारा ऐसे नहीं होंगे। होना अगर ऐसे होते हो तो फिर तो क्या ही बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो वहीं रह जाएंगे। अब आपको अगर ऑपोजिट लेकर आना, फिर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है, यहीं से हिस्टैरिसीस का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब ये देखें, when the external magnetic field decreases, the magnetic domains tend to retain their original orientation. The magnetic flux density that remains in a material when the magnetic force is zero is called the residual flux density या residual induction। यानी पहले मैंने फील्ड अप्लाई की, ये सारे अपनी सीधी सीधी हो गई, लेकिन जब मैंने उड़ा दी फील्ड तो ये वापस नहीं आएगी, इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स रह जाएगा। अब इसमें से शुआएं निकल रही हैं, आपने ख़त्म कर दी हैं एक्सटर्नल, लेकिन अभी भी निकल रही है, आपको मीटर से मिल रही है, भैया यहाँ कुछ है, जो यहाँ पे कुछ है। फिर अब इसको ज़ीरो कैसे करोगे, उल्टी मैग्नेटिक फील्ड लगा के, तभी वो ज़ीरो होगी, समझ रहे बात को, वो कुछ ना कुछ उसमें गेन आ जाएगा।
यानी उसके अंदर अपना एक रेजिजुअल उसके अंदर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, रेजिजुअल फ्लक्स। ठीक है, अच्छा जी। Hysteresis curve क्या होगी? To eliminate the residual flux, a reverse coil current is required to generate a field H in the opposite direction. The magnetic domains gradually change their previous orientation until the flux density becomes zero. ठीक है, अगर आपने इसको एलिमिनेट करना है, रिवर्स कॉइल करंट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब आपने कहते हैं कि नहीं सर ये क्या हो गया, इसको जीरो करें दोबारा, तो क्या करोगे फिर? ऑपोजिट अब फील्ड करोगे, ये जो अब ये क्रॉसेस हैं ये इधर आ जाएंगे, डॉट्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब आप यूं फील्ड पैदा करोगे इधर को, तो अब वो फिर यूं दोबारा से उसके ना दोबारा से उसको हटाओगे अपनी जगह से, ताकि उसमें जो रेजिजुअल फ्लक्स है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो reverse in the opposite direction, the magnetic domains gradually change their previous orientation until the flux density becomes zero. ये देखो, तो H आपने दिया, उसमें जो B जनरेट हो गया। ठीक है, ये देखें B जनरेट हो गया H। अब आपने क्या किया कि H खत्म कर दिया, देखें H आपने जीरो कर दिया, तो वो थोड़ा सा कम तो हो गया, कम होता 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 था इतना रह गया भाई, ये अब आपको मिल रहा है मीटर पे। अब आपको तो भाई ये क्या है, इसको जीरो करें सर, जीरो करना है तो भाई फिर H को ऑपोजिट करो, एच ऑपोजिट करोगे तो ये फिर नीचे आएगा। अब ये जो चीज़ है ये वाली, ये डॉटेड वाली, ये हमें यूं समझने के हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको। ठीक है, तो द बी एच कर्व इज द कर्व कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल और एलिमेंट और एलॉय। इट टेल्स यू हाउ द मटेरियल रिस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज अ क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन डिजाइनिंग मैग्नेटिक सर्किट्स। तो ये देखें, ये अब पहले आपने एच अप्लाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये अब इसको सोचें, ये ऑल्टरनेटिव करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, आपने ऑल्टरनेटिव करंट अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखें जब ये यहाँ पे गया, उसके बाद जनाब ये यहाँ तक ये एच जीरो हो गया, लेकिन ये रेजिजुअल है, तो फिर आपको जब नेगेटिव साइकिल आएगा फिर ये क्या होगा, पहले अपना पहले ख़त्म करेगा, ज़ीरो होगा पहले, ज़ीरो होने के बाद फिर ये इधर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जब दूसरा साइकिल वापस आएगा तो फिर ये जाके यहाँ जाके स्टक हो जाएगा, इतने पोर्शन तक, इतनी इनपुट तक वो इस पे स्टक रहेगा, इतनी इनपुट के बाद वो वापस जीरो होगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये जो इसकी जो ये जो चौड़ाई है, ये बेसिकली लॉस है आपका। ठीक है, ये आपका ये एनर्जी है जो आपकी लूज हो रही है इस वक्त। ठीक है, द BH curve is a curve characteristic magnetic properties of a material or element, or it tells you how the material responds to an external magnetic field. It's a critical piece of information when designing the magnetic circuits. और इसके नाम देख लें, सैचुरेशन है, उस पर प्लस बी मैक्स आ गया, फिर ये इसको हम कहेंगे रिटेंटिविटी, इस पर ये प्लस बी आर रेजिजुअल बी है, ये बी आर का मतलब है रेजिजुअल बी। उसके बाद क्वार्सिविटी, यहाँ पे जो चीज पॉइंट है इसको क्वार्सिविटी बोला है, माइनस एच सी। उसके बाद नीचे माइनस पी मैक्स आ गया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, सैचुरेशन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, सैचुरेट हो गया ना, इसके बाद सैचुरेशन आ गई है, अब बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आता है तो फ्लक्स डेंसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस बी आर, यहाँ प्लस बी आर था, यहाँ माइनस बी आर, और फिर उसके बाद ये क्वार्सिविटी क्या है, प्लस एच सी क्वार्सिविटी। तो ये आपकी पूरी एक बी एच कर्व इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी एच कर्व। ठीक है, हर मटेरियल की ये डिफरेंट होगी, आयरन की डिफरेंट होगी, स्टील की डिफरेंट होगी। मैंने आपको बताया फेराइट कोर्स, फेराइट कोर्स की ये ज़रा बड़ी अच्छी होती है, बड़ी कम पतली सी होती है बी एच कर्व। अच्छा, इन द प्लॉट्स शोन इन फिगर 1.8 एंड 1.9 फॉर अ वैक्यूम ऑफ एच 800 एम्पियर टर्न्स इट क्रिएट्स अ बी ऑफ 1। अच्छा, ये फिगर की बात कर रहे हैं, वन पॉइंट एट, ये वाली। ठीक है, ये हम ले लेते हैं इधर। ठीक है, अच्छा, इन द प्लॉट्स शोन इन फिगर 1.8 एंड 1.9, ठीक है, फॉर अ वैक्यूम ऑफ एच 800 एम्पेयर टर्म्स, ये देखें ये 800, उस पे कितना है जी, इट क्रिएट्स अ बी ऑफ 1 मिली टेस्ला। देखिए 800 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना इस पे, ये फ्री स्पेस के अंदर वैक्यूम के अंदर, विद अ स्टील ऑफ विद अ शीट स्टील कोर 800 एम्पेयर इट क्रिएट्स 1.2। अब ये क्या कह रहा है, ये देखें, ये वाला देखें 800 एम्पेयर टर्म्स पे देखें आप, इसमें 800 एम्पेयर टर्न्स, और यहाँ पे हैं
अच्छा 1.2 टेस्ला, अ ह्यूज इंक्रीज। ये शीट, ये किसकी बात कर रहा है? विद द शीट स्टील कोर। ये देखें इसके ऊपर ये 800 अप्रोक्सीमेटली 1000 के पास पास ना। तो स्टील में देखें ये कितना आ रहा है? 1.2, 1.2 आ रहा है ना, इस केस में 1.2 आ रहा है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें फ्री स्पेस के अंदर 800 पे कितना आ रहा है? 1 मिली, 1 मिली। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1.2 टेस्ला है, मिली मिली नहीं है। अच्छा खासा फ़र्क है भाई, अच्छा खासा फ़र्क है। ठीक है, तो विद अ शीट स्टील कोर, स्टील के अंदर एन एच ऑफ 800 एटम्स क्रिएट्स अ बी ऑफ 1.2 टेस्ला, अ ह्यूज इंक्रीज इन बी फॉर द सेम एच। सही है। The hysteresis comes into play when the material has been magnetized. The B within the material does not go back to what it was before, but it is dependent on the history of its magnetization. अच्छा आगे हम देखते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या चीज़ होती है? ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।